Hello students, in this video we will do our two ratios, total assets to debt ratio and proprietary ratio. We will cover question number 46 to 60 of book T.S. Grewal edition 2021. Starting with our first ratio, total assets to debt. This is our second solvency ratio और इस रेशियो को लर्न करने का सबसे आसान तरीका है ये टू से जो पहले हमारे पास वैल्यू गिवन है दैट इज आर न्यूमरेटर and after 2 which is given is denominator. So our ratio will be total assets upon debts and debts comprise of only non-current liabilities. Now total assets क्या होती है बेटा? Total assets are sum total of non-current assets and current assets. And non-current assets comprise of tangible assets, intangible asset, non-current investment, long-term loans and advances. ये वो loans और advance है जो हमने दिए हैं किसी और को. Current assets आएंगे हमारे पास cash, cash equivalent, stock आएगा हमारे पास, short term loans and advances अगर हम किसी को दे रहे हैं वो आएंगे, short term investments आएंगी, trade receivables आएंगे. डेट में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन का सम आएगा विच कंप्राइज ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजन में हमारे पास प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट एंड प्रोविजन फॉर वारंटीज आता है. आई होप द रेशियो इज क्लियर. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 46. हमें टोटल एसेट्स टू डेट निकालना है. हमें इस क्वेश्चन में डेट्स भी गिवन है और टोटल एसेट भी गिवन है. We will simply divide them to calculate our answer which is coming 1.925 is to 1. 1.925 is to 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47. इसमें हमें शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, टोटल डेट्स गिवन और करंट लाइबिलिटीज गिवन है. फॉर्मूला हमें पता है टोटल एसेट्स टू डेट का, टोटल एसेट्स अपॉन डेट. टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगी? देखो अगेन आई एम रिकैपिचुलेटिंग. टोटल एसेट्स जो है वो टोटल लाइबिलिटीज का ही टोटल होता है. दोनों साइड्स का टोटल जो है वो सेम आता है. तो अगर हम अपनी लाइबिलिटी साइड का टोटल देखें तो इट इज टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. और जब हम इनका समेशन करेंगे वी विल गेट आर टोटल लाइबिलिटीज. दैट मीन्स टोटल ऑफ आर लाइबिलिटी साइड. और जो ही हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा वही हमारा एसेट साइड का टोटल हो जाएगा. सो दैट टोटल इज कमिंग 5,20,000. नेक्स्ट हमारे पास टोटल डेट गिवन है 3,60,000 के. देखो यहाँ पर मैंने नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज लिखा है, इन दोनों को मिलाकर हम टोटल डेट ही बोलते हैं. सो टोटल डेट इज व्हाट? टोटल डेट इज टोटल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. हमें इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट गिवन है, तो अगर हम अपने टोटल डेट में से अपनी करंट लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी डेट्स आ जाएंगे. Now calculating ratio is very easy. We'll simply divide this total assets by our total debts which is 3,20,000. हमारे पास रेशियो आ रही है 1.625:1. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. 48 में अगेन टोटल डेट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और हमें यहाँ पर करेंट एसेट्स गिवन है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल गिवन है 5 लाख. सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. हमें करंट एसेट्स 25 लाख गिवन है और वर्किंग कैपिटल 5 लाख है. सो कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग दिस 5 लाख फ्रॉम दिस 25 लाख. तो हमारी करंट लाइबिलिटीज आ गई बेटा 20 लाख. आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट लाइबिलिटीज, टोटल डेट्स क्या होते हैं? टोटल डेट इज सम टोटल ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज. यानी टोटल डेट्स एक तरह से हमारी टोटल लाइबिलिटीज हैं. अगर हम अपनी टोटल लाइबिलिटीज में से अपनी करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज.
और यही नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे क्या है, डेट। तो हमने अपना पहला कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया विच इज डेट। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स। और अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स विच इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर होल्डर फंड गिवन है 10 लाख, हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट आया 40 लाख और करंट लाइबिलिटीज आई है 70 लाख। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल एसेट्स भी आ गई हैं। सो कैन वी कैलकुलेट आवर रेशियो विच इज total assets to debt? What will be our answer? It will be 70 lakh divided by 40 lakh. Answer is coming 1.75 is to 1. I hope this question is clear. Moving to our next question, question number 49, जहां हमें total debts given है, current liabilities given और capital employed given है। हमें अपना total assets to debt का ratio निकालना है। Capital employed is non-current assets और current assets का total. While taking non-current assets, we have to exclude non-trade investments, and we will subtract current liabilities. This is the formula of capital employed, जो कि हमें already given है 15 lakh. Total of asset is total of non-current assets and current assets. हमारे पास current liabilities given है 5 lakh. तो हमारे पास हमारा पहला component आ गया total asset. Now we know that total debt is equal to non-current liabilities plus current liabilities. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें टोटल डेट गिवन है 15 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज है 5 लाख, सो वी कैन कैलकुलेट आवर डेट। अब हमारे पास हमारी टोटल एसेट्स भी आ गई हैं और डेट भी आ गए। वी जस्ट हैव टू पुट देम इनटू आवर रेशियो टू कैलकुलेट आवर आंसर। So it is 20 lakh divided by 10 lakh. Answer आ जाएगा 2:1. Now moving to our next question. Question number 50. हमें क्वेश्चन नंबर 50 में बेटा ऑलरेडी टोटल एसेट्स गिवन है 15 लाख की, हमें टोटल डेट्स भी गिवन है और हमें क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है। ये सभी वैल्यूज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी करंट लाइबिलिटीज के कंपोनेंट्स हैं। दे ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। सो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 2,20,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए हम इन करंट लाइबिलिटीज को अपने टोटल डेट में से माइनस कर देंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग 9,80,000 as debt, or we can say our non-current liabilities. Total assets already 15 lakh given है, so we can calculate our ratio which is coming 1.53:1. Now moving to our next question, question number 51, जिसमें हमें total debt given है 12 लाख के, shareholders fund is given 2 lakh, reserve and surplus is given 50, current assets are given 5 lakh, working capital is given 1 lakh. We know that total debts are sum of non-current and current liabilities. We already know the balance of our non-current liabilities. Now, how these non-current liabilities are being calculated? See in the question, we are having our working capital 1 lakh. We are having our current assets 5 lakh. So when I will subtract this 1 lakh from 5 lakh, I'll get my current liability which is coming 4 lakh. And with the help of this, I can calculate my debt, long-term liability, non-current liability as 8 lakh. Now, after calculating my debt, the next thing is calculation of assets, which is shareholders fund plus non-current liabilities and current liabilities. You must be thinking that why I have not included this reserve and surplus. तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, shareholders fund is a wider term which includes both share capital as well as reserve and surplus.
तो हमारे पास वाइडर टर्म शेयर होल्डर्स फंड गिवन है. सो दिस शेयर होल्डर फंड इज इंक्लूसिव ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. तो हम अलग से रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये 50,000 आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. सो सिंपली इग्नोर इट. You are having the value of shareholders fund as 2 lakh. You are having your total debts, that is summation of non-current liabilities and current liabilities as 12 lakh. आपकी total assets आ गई 14 lakh. So 14 lakh divided by 8 lakh हमारी रेशो आ जाएगी 1.75:1. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर आप लोग ढंग से फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, यू विल नेवर फाइंड it as a difficult ratios. It's very easy to solve questions of solvency ratio. Coming to our next question, question number 53. We are given total assets. Total assets कैसे निकलेंगी हमारे पास क्वेश्चन में? Fixed assets भी given है. Fixed assets are given for 6 lakh. Accumulated depreciation is given on these fixed assets 1 lakh. Non-current investments are given. Long-term loans and advances are given. ये सभी चीजें आपकी non-current assets में आएंगी. And then directly you are given current assets. तो total assets निकालने के लिए हमें इनका sum total करना पड़ेगा. सी हमारी नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहला जो फिक्स एसेट का अमाउंट है दैट इज 6 लाख, जिसमें से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 1 लाख माइनस करने हैं. वी हैव नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000. वी हैव लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फॉर 40,000. करेंट एसेट्स आर 2,50,000. जब इन सबको ऐड किया हमारी टोटल एसेट्स आ गई 8 लाख. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ डेट्स. डेट्स के लिए आपके पास क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है. तो सम ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज डेट. डेट आ गया 4 लाख. नाउ वी हैव टू सिंपली पुट इट इनटू आवर रेशियो. सो द आंसर इज कमिंग 2:1. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको हेड्स और सब हेड्स में प्रॉब्लम नहीं है, क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है, यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो. टोटल एसेट्स में ये जानना कि शेयर होल्डर्स, ओनर का कितना फंड है. दिस रेशो कैन बी कैलकुलेटेड ईदर इन प्योर रेशो और इन परसेंटेज. दोनों में से किसी में भी आंसर आ सकता है. शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में जो मेजरली हमें देखने को मिलेंगे क्लासिफिकेशन, वो रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट और पीएनएल डेबिट बैलेंसेस होंगे. टोटल एसेट्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया. नॉन करंट एसेट्स जिसमें फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आएंगे और करंट एसेट्स आएंगी. या अगर हमारे पास लाइबिलिटी साइड है तो लाइबिलिटी साइड से टोटल एसेट्स का टोटल कैसे आएगा? आप शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे, क्योंकि जो टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड का होता है वही टोटल हमारा एसेट साइड का भी होता है. नाउ स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जहां पर हमें शेयर होल्डर्स फंड के लिए शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है. दोनों को ऐड किया, हमारे पास 3 लाख और 1,80,000 के बैलेंसेस गिवन है. शेयर होल्डर्स फंड आ गया 4,80,000. टोटल एसेट्स के लिए हम नॉन करंट एसेट 13,20,000 और करंट एसेट 6 लाख का टोटल करेंगे, आ जाएगा 9,20,000. सॉरी 19,20,000. अब आप चाहें तो इस आंसर को परसेंटेज में निकाल सकते हैं. अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100. ठीक है. और अगर आप इस आंसर को प्योर रेशियो में निकालेंगे देन देयर इज नो नीड टू पुट दिस 100. सो फॉर्मूला इज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. ये सिग्निफाई करता है कि जो भी आपके पास एसेट्स है उसमें 25% शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हुए हैं, शेयर होल्डर्स का अमाउंट इन्वेस्ट है. Coming to our next question, question number 55. Equity share capital, preference share capital, reserve and surplus.
जब हम इन फर्स्ट 3 बैलेंसेस को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट शेयर होल्डर्स फंड। और टोटल एसेट्स के लिए हमारे पास टोटल गिवन है 7,50,000। आप जब हम अपने शेयर होल्डर्स फंड को इस टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे, either we can calculate our answer in pure ratio or in percentage। बेटा इस बात का ध्यान रखना, when you are calculating this answer in percentage, तो आपको multiply by 100 करके दिखाना है यहाँ पर। Okay, I hope it is clear। The questions are very easy, and it is very important that you should practice each and every question of ratio analysis for a better understanding। Question number 58। अभी अगेन कमेंट वाले क्वेश्चंस अभी हम नहीं करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 56 और 57 स्किप किए। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 58। हमें यहाँ कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1। हमें ऑलरेडी गिवन है। सो विद दिस फॉर्मूला इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस डेट विद दिस रेशियो वी कैन गेट आवर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें प्रोप्राइटरी रेशियो में चाहिए होती हैं, और हमें शेयर कैपिटल लिखा है कि 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ शेयर कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। हमें डेट गिवन है बेटा 5 लाख। हमारे पास फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड का इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे डेट हैं उनका 0.5% हमारा इक्विटी है। तो हमारा इक्विटी कितने अमाउंट का? 2,50,000 का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी का 25%, यानी इस 2.5 लाख का 25% है। सो इट इज कमिंग 62,500। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 lakh। So we have to first calculate net profit after tax। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, दैट इज आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट आवर शेयर होल्डर्स फंड। आफ्टर कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो आंसर इज 0.913। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स को। देन आवर आंसर विल कम एज 91.25%। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जहां हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास आया है यहाँ पर 20 लाख और टोटल एसेट्स आई है 80 लाख। हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड के लिए टोटल एसेट्स में से अगर हम अपनी नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो शेयर होल्डर का फंड आएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे? आप अपनी बैलेंस शीट अगर बनाते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू, जो टोटल आपका एसेट साइड का है वही टोटल आपका लाइबिलिटी साइड का भी होगा। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल इज टोटल एसेट्स। अगर मैं इस टोटल एसेट्स में से अपने दो कंपोनेंट जो डेट कंपोनेंट है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सो व्हाट विल आई गेट? आई गेट माय बैलेंसिंग फिगर व्हिच इज शेयर होल्डर्स फंड। तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? 20 लाख। So once I have calculated my shareholder fund 20 lakh, my total assets 80 lakh, my ratio is coming 0.25:1 और 25%। नेक्स्ट रेशियो है बेटा मेरे पास डेट इक्विटी रेशियो। डेट के लिए मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का सम आएगा which is 15 lakh plus 25 lakh which is coming 40 lakh। तो अब देखो मेरे पास 40 लाख का डेट है
ऑलरेडी मैंने 20 लाख का अपना शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी कैलकुलेट कर लिया है. सो व्हाट इज माय रेशियो? माय रेशियो इज कमिंग 2:1. I hope both the parts are clear. Moving to our next ratio, total assets to debt. अब इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान है. हमने अपना टोटल एसेट कैलकुलेट कर लिया 80 लाख. हमने अपना डेट कंपोनेंट कैलकुलेट किया 40 लाख. रेशियो इज कमिंग 2:1. सो दिस इज वेरी इजी. अगर आपको ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, you can solve any question of solvency ratio. करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स हमारे पास एसेट साइड में है और लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, हमारे पास है करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज. और कोई ना कोई कंपोनेंट तो आपको गिवन ही होगा, तो दूसरे को कैलकुलेट करना बहुत आसान है. मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट को अपनी हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर ड्रॉ किया है कि मुझे फॉर्मूले भी अगर डिराइव करने हैं विद दिस टेबल, इट इज वेरी इजी टू डिराइव एनी फॉर्मूला. अगर शेयर होल्डर्स फंड निकालना है और मान लो टोटल एसेट्स का गिवन है, तो जो एसेट का टोटल है वही लाइबिलिटी का टोटल हो जाएगा. उसमें से अगर मैं ये लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, आई विल गेट ओनर्स फंड. और ये भी हो सकता है आपको टोटल लाइबिलिटीज का साइड का गिवन हो और नॉन करंट एसेट्स गिवन हो, तो आप करंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं. सो यू कैन सॉल्व इट एनी वे, एनी फॉर्मूला कैन बी डिराइव अगर आपको ये बैलेंस शीट अपने हेड्स और सब हेड्स के साथ अच्छे से याद है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कमांड ऑन रेशियोज. यू शुड फर्स्ट do your first chapter thoroughly, which is classifications of assets, liabilities, and even all the components of profit and loss. क्वेश्चन नंबर 60 में प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है. हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000, करंट एसेट है 7,50,000. so we will calculate our current liabilities which are coming 6 lakh. Now total debts are given, so I can just simply subtract these current liabilities from my total debts. मैंने अपनी टोटल लाइबिलिटी में से जब अपनी करंट लाइबिलिटी को माइनस किया, आई गॉट द अमाउंट ऑफ डेट, क्योंकि मुझे डेट का अमाउंट चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट का. देन आई नीड माय नॉन करंट एसेट्स एज वेल. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल. तो अब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ गिवन है 15 लाख, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है. आई कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट टू नो माय नॉन करंट एसेट्स. नाउ व्हाट विल आई डू? बाय कैलकुलेटिंग माय नॉन करंट एसेट्स, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट व्हिच इज सम ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. दोनों को ऐड किया, हमारे पास टोटल एसेट्स आ गई. टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करने के बाद नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज शेयर होल्डर्स फंड. कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला है एसेट अप्रोच से, राइट. लाइबिलिटी अप्रोच से व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज सम टोटल ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. अब मुझे यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, मुझे यहाँ अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज पता है जो कि है 12 लाख. अगर 18 लाख के टोटल डेट में से 6 लाख का मेरा करंट लाइबिलिटी है, then what is the amount of my non current liabilities? The value of my non current liability is coming here as 12 lakh. Now when I will subtract this 12 lakh from this 15 lakh, I'll get the amount of my shareholders fund which is coming up as rupees 3 lakh. अब बेटा मेरे पास रेशियोज निकालने के लिए सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं. मैंने डेट भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने इक्विटी भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर लिया. सो फर्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो which is shareholders fund upon total assets. Proprietary ratio और shareholders fund is 3 lakh, total asset at 21 lakh. हमने अपना first ratio calculate किया. Debt upon equity, debt आया 12 lakh which is our long term debt.
Equity is coming 3 lakh. Ratio आ गया 4:1. Then last is total assets to debt. Total assets है 21 lakh, debt है 12 lakh के, और हमारे पास आंसर है 1.75:1. With this, we are through with our two solvencies ratio, proprietary ratio and total assets to debt ratio. और ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं अभी 59 और 60, इनमें हमने अपना फर्स्ट जो सॉल्वेंसी रेशियो जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था, डेट इक्विटी रेशियो, उसे भी रिवाइज किया. आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel